हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंसेफेलाइटिस के बारे में। इंसेफेलाइटिस क्या होता है? मीन्स जिसमें हमारी ब्रेन की जो पेरेन्काइमा होती है वो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। तो ये जो इंसेफेलाइटिस होता है ये किन किन रीज़न्स की वजह से होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो इंसेफेलाइटिस को लीड करते हैं। अगर कोई इंसेफेलाइटिस वाला पेशेंट है तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे हम इंसेफेलाइटिस की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंसेफेलाइटिस क्या होता है? इंसेफेलाइटिस मीन्स जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा। राइट। इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या है कि जो हमारी ब्रेन पेरेन्काइमा होती है, ब्रेन पेरेन्काइमा में एक इन्फ्लामेशन होना, कैसा, वो भी जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन होना, इसको हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। ब्रेन पेरेन्काइमा मीन्स जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन की टिश्यूज़ में एक जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन होने को ही हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इंसेफेलाइटिस ऑल्सो कॉल्ड एज चमकी फीवर। इंसेफेलाइटिस को हम चमकी फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको चमकी फीवर भी कहते हैं। तो ये था इंसेफेलाइटिस के बारे में कि इंसेफेलाइटिस क्या है, जिसमें हमारी ब्रेन की पेरेन्काइमा यानी कि जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। उसके बाद हम बात करेंगे इंसेफेलाइटिस के टाइप्स और कॉजेज़ के बारे में, यानी कि जो हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रही है, हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ में जो इन्फ्लामेशन हो रही है ये क्यों हो रही है, किन रीज़न्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है वायरल इंसेफेलाइटिस। देखो, अगर मैं बात करूं मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस की, तो इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो हमारा मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस में क्या होती है, हमारी जो लेयर्स हैं यानी कि जो हमारी लेप्टोमेनिंजियस है, बेसिकली हमारी पाया मैटर और हमारी एरेक्नॉइड मैटर, ये दोनों का इन्फ्लामेशन होता है, प्लस इसके साथ साथ में जो हमारा CSF है वो भी अफेक्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंसेफेलाइटिस की, तो इंसेफेलाइटिस में क्या होती है, जो हमारी ब्रेन पेरेन्काइमा है उसमें एक जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। बेसिकली जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस 90% जो उसके केसेस होते हैं मेनिंजाइटिस के, वो किसकी वजह से होते हैं? 90% बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो जो मेनिंजाइटिस होता है वो 90% चांसेस होते हैं कि जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। लेकिन इंसेफेलाइटिस में क्या होती है, इंसेफेलाइटिस में 90% चांसेस होते हैं कि जो इंसेफेलाइटिस हो रहा है वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है वायरल इंसेफेलाइटिस, यानी कि जब इंसेफेलाइटिस किसी वायरस की वजह से हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं वायरल इंसेफेलाइटिस। इसमें कौन कौन से वायरसेस आते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको हम HCV के नाम से भी जानते हैं, HSV के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वर्सीला जोस्टर वायरस, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में वेरिसीला जोस्टर वायरस है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को किसी पर्सन को इंसेफेलाइटिस हो सकता है। उसके बाद है एंट्रोवायरस। तो ये कुछ वायरसेस हैं जिनकी वजह से पेशेंट में वायरल इंसेफेलाइटिस हो सकता है। देन उसके बाद है फंगल इंसेफेलाइटिस, मीन्स अगर किसी फंगल की वजह से, फंगाई की वजह से अगर इंसेफेलाइटिस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फंगल इंसेफेलाइटिस, जिसमें हमारे आते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्परजिलस। ये कुछ फंगाई हैं जिनकी वजह से भी इंसेफेलाइटिस हो सकता है। देन उसके बाद है जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस। जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस क्या है, ये एक मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। और कॉजेटिव एजेंट की अगर मैं बात करूं तो फ्लेवी वायरस जो है वो लीड करता है, ये एक मॉस्किटो है जो लीड करता है जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस को, ठीक है, जिसमें पेशेंट को येलो फीवर आता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद है ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस क्या होती है, जब हमारे ब्रेन के सेल्स, जब हमारी बॉडी के सेल्स हमारे ब्रेन के सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस, राइट। इन सभी में से जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंसेफेलाइटिस होने का वो है वायरल इंसेफेलाइटिस, यानी कि अगर पेशेंट को इंसेफेलाइटिस है तो 90% चांसेस हैं कि उसको जो इंसेफेलाइटिस हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है,
ठीक है। अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि जो मेनिंजाइटिस पेशेंट को है वो बैक्टीरिया की वजह से है। ठीक है, तो ये थे इसके टाइप्स एंड कॉजेज़ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अगर पेशेंट में इंसेफेलाइटिस है तो हमें उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम है हाई ग्रेड फीवर। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद है कन्फ्यूज़न। वो क्या होगा, पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज़ रहेगा क्योंकि जो ब्रेन की टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है। उसके बाद है पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। फोटोफोबिया यानी कि उसको लाइट से डर लगेगा। ठीक है। स्टिफ नेक एंड बैक, उसकी जो नेक और बैक होगी वो स्टिफ हो जाएगी, यानी कि नेक और बैक में अकड़न हो जाएगी। उसके बाद है पेशेंट को जॉइंट पेन होगा। सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। इन सीवियर केसेस सीजर्स, पैरालिसिस एंड पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें पेशेंट को स्टार्टिंग में क्या होगा, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। पेशेंट में कन्फ्यूज़न, मतलब पेशेंट जो है बहकी बहकी सी बातें करेगा, कन्फ्यूज रहेगा बहुत ज़्यादा। पेशेंट में वॉमिटिंग, नोजिया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसमें इंटेंस सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। उसको लाइट से डर लगेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया, वो होगा। उसकी जो नेक और बैक है वो स्टिफ रहेगी, यानी कि अकड़ी हुई रहेगी। पेशेंट को जॉइंट पेन होगा। ठीक है, और अगर इंसेफेलाइटिस को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो कुछ केसेस में, ठीक है, सीवियर केसेस में जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जब ये क्रोनिक हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, इसमें पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है पेशेंट, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। देन उसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ इंसेफेलाइटिस, यानी कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है इंसेफेलाइटिस का तो हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि जो इंसेफेलाइटिस है वो वायरल की वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद है CSF एग्जामिनेशन। CSF एग्जामिनेशन करेंगे। देखो, मेनिंजाइटिस हो या फिर इंसेफेलाइटिस हो, दोनों में ही जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो CSF ही होता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम स्पाइनल टैप पंक्चर भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम लंबर रीजन से, यानी कि L3 एंड L4 के बीच से CSF को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालाइज करते हैं। बेसिकली अगर पेशेंट में इंसेफेलाइटिस वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यानी कि अगर पेशेंट में वायरस की वजह से इंसेफेलाइटिस हो रहा है तो CSF में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। जो CSF होगा वो कैसा होगा, क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि जैसे CSF का कलर होता है क्लियर, वैसे ही होगा। उसके बाद जो प्रोटीन का लेवल है वो एलिवेटेड होगा, यानी कि एलिवेटेड प्रोटीन। देन उसके बाद है डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, राइट। तो अगर पेशेंट में इंसेफेलाइटिस है और अगर हम उसका CSF एग्जामिनेशन करते हैं, CSF को एनालाइज करते हैं, तो CSF में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। जो CSF होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, उसमें जो प्रोटीन का लेवल है वो एलिवेटेड होगा और ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि हमने CSF एग्जामिनेशन किया, उसमें हमें CSF जो है वो क्लियर ना दिख करके क्लाउडी दिखा और प्रोटीन का लेवल सेम वैसे ही एलिवेटेड रहा और ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज़ रहा, तो वो क्या डिनोट करता है, बेसिकली वो डिनोट करता है कि पेशेंट जो है मेनिंजाइटिस वाला है। मतलब अगर पेशेंट में बैक्टीरिया की वजह से कोई मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसमें जो CSF है वो क्लियर ना होकर के कैसा होता है, क्लाउडी होता है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट में वायरस की वजह से इंसेफेलाइटिस हो रहा है तो उसमें जो CSF है वो कैसा होगा, क्लियर होगा, प्रोटीन का लेवल एलिवेट होगा और ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ रहेगा। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं पेशेंट में, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी यानी कि EEG। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी क्या होती है, ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के स्काल्प पे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं एक ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। देन उसके बाद हम CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि जो इन्फ्लामेशन है ब्रेन में वो कितनी ज़्यादा एक्सटेंड हुई है, उस चीज़ को देखने के लिए हम CT स्कैन और MRI कर सकते हैं। तो ये इसके डायग्नोसिस थे। सबसे जो मेन डायग्नोसिस होता है इंसेफेलाइटिस में वो CSF एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जिसमें हमें CSF क्लियर दिखेगा, प्रोटीन का लेवल एलिवेटेड दिखेगा और जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज़ दिखेगा। उसके बाद हम अदर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे हम ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं,
EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। CT स्कैन कर सकते हैं और MRI कर सकते हैं, और पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पे भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, राइट। और एक चीज़ और कि इंसेफेलाइटिस वाला जो पेशेंट होता है उसमें ICP यानी कि जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो भी एलिवेटेड देखने को मिलता है अगर इंसेफेलाइटिस क्रोनिक है तो, ठीक है। देन उसके बाद है लास्ट मैनेजमेंट। जो इंसेफेलाइटिस वाला पेशेंट है इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम बेसिकली देते हैं डेक्सामेथासोन। ये हम क्यों देते हैं, ताकि जो ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है ब्रेन पेरेन्काइमा की, वो कम हो सके, ठीक है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एज अ इम्यूनोसप्रेशन और एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि इंसेफेलाइटिस जो है 90% चांसेस होते हैं कि इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से हो रहा हो। तो अगर इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से है तो उसमें हम एंटीवायरल मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें हम असाइक्लोविर देते हैं। नेक्स्ट है एंटी फंगल एजेंट। अगर इंसेफेलाइटिस फंगाई की वजह से हो रहा है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम एंटी फंगल एजेंट्स देते हैं, जिसमें हम फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है। और इसमें हम एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन भी दे सकते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को इंसेफेलाइटिस में सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, सीजर्स आ रहे हैं, तो उन सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी कन्वर्जेंस मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को देते हैं, जिसमें हम फेनेटोइन को देते हैं। और अगर पेशेंट का ICP यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है अगर वो इंक्रीज़ है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटोल देते हैं। मैनिटोल क्या है बेसिकली, मैनिटोल, हाँ, ठीक है। तो मैनिटोल क्या है बेसिकली, ये हमारा एक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, ठीक है, जो क्या करेगा, ब्रेन में जो ICP इंक्रीज़ हुआ है यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक। इसके अलावा हम पेशेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को हम जो ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम उसमें एंटीपायरेटिक्स जो मेडिकेशंस होती हैं वो देंगे। अगर पेशेंट जो है उसको अगर पेन है, ठीक है, तो हम उसमें एनाल्जेसिक दे सकते हैं। तो ये इसके कुछ कहते हैं मैनेजमेंट थे, राइट, कि जो अगर हमारे पास कोई इंसेफेलाइटिस वाला पेशेंट आता है तो उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें हम सबसे पहले तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है, जो भी स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए। उसके बाद हम एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं, यानी कि अगर इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से हो रहा है तो हम पेशेंट में एंटीवायरल एजेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। अगर इंसेफेलाइटिस वहीं फंगल की वजह से हो रहा है तो हम एंटी फंगल एजेंट्स को देते हैं। सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी कन्वर्जेंट्स मेडिकेशन पेशेंट में देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट में ICP इंक्रीज़ है यानी कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम मैनिटोल देते हैं पेशेंट में। उसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी में हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, जैसे कि हमने बोला कि पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली इसके मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम डील करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के साथ, यानी कि जो इंसेफेलाइटिस है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो उसमें पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है बेसिकली पेशेंट में पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेशेंट में सीजर्स आ सकते हैं एंड पेशेंट जो है वो पैरालाइज हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो पेशेंट में अराइज हो सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हमने अभी तक सिर्फ डिस्कस किया कि इंसेफेलाइटिस क्या होता है, यानी कि जो हमारी ब्रेन की पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इंसेफेलाइटिस के पेशेंट में, कैसे हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने बात करी इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।